अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रही वनडे सीरीज के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कश्मीर से मुताल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। 5 अगस्त के एकतरफा भारतीय इक़दामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ये इक़दामात वापस लेना होंगे। बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गोवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लंदन में दौलत मुश्तरका सरबराह इजलास, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म का शाह चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू। मोहम्मद शहबाज शरीफ शाह चार्ल्स स्वयं की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को हथियार न बनाएं। माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मुश्तरका तरक्की के लिए इलाकाई और इक़्तिसादी रवाबित जरूरी हैं। बैनुल अक़वामी बिरादरी उबूरी अफ़गान हुकूमत से बामायनी बातचीत करे। माहौलियाती तब्दीलियों, गुर्बत और दहशतगर्दी से निमटने के लिए इज्तमाही कोशिशों की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भारत के शहर गोवा में SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल से खिताब। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से अफ्रीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। अफगान सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा शेंगवांग इस्लामाबाद पहुँच गए। उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन के इनेकाद का मामला। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त की इस्तदा। ये अवामी अहमियत के साथ आइन की अमलदारी का भी मामला है। सियासी जमातों के मुज़ाकरात में अदालत मुदाखलत करेगी, न ही हिदायत देगी। मुज़ाकराती अमल में फरीक़ैन को लचक का मुजाहरा करना चाहिए। आज खुद नोटिस लेना बंद कर दिया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। तोशाखाना फौजदारी केस। इमरान खान पर 10 मई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जाती हैसियत में तलब। इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्तें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने केस काबिल समाअत करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा। इमरान खान की मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मौक़े फराहम करने के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया गया। दोबारा ऐसी दरख्वास्त दायर करने का हक नहीं जो पहले ही मुस्तरद हो चुकी। लाहौर की सेशन अदालत का फैसला। पार्लियामेंट क़वानीन बनाने और तरामीम का आईनी इख्तियार रखती है। पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। सबसे ज्यादा एहतसाब सियासतदानों का हुआ। इमरान खान पहले सिलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया। इस शख्स के सारे झूठ बेनकाब हो रहे हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत मसाइल का हल है। हुकूमत और PTI इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। हमने लचक दिखाई है और आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किसी ने बाईपास करने की कोशिश की तो पार्लियामेंट मुदाखलत करेगी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक। मोदी के लिए दुआएं करने वाले बिलावल भुट्टो के दौरे पर हर्जा सराई कर रहे हैं। मुखालिफिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। कश्मीर समेत दीगर मसाइल हल किए बगैर ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़ारिजा ने हर फोरम पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में उजागर किया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा और वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल। राजौरी में 5 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद हालात कशीदा। काबिज फौज का वसी पैमाने पर ऑपरेशन। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर नौजवानों की गिरफ्तारियां। भारतीय रियासत मणिपुर में अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। सैकड़ों इमलाक, गिरजाघर और मंदिर नजर आतिश कर दिए गए। 10 अफराद हलाक, 80 से ज़ायद जख्मी।
8 अजला में कर्फ्यू, मुजाहिरीन को देखते ही गोली मारने का हुक्म। यूक्रेन की मशरकी महाज पर अहम कामयाबी, रूस के हिमायत याफ्ता ग्रुप का अहम शहर बाखमुत छोड़ने का ऐलान, 10 मई तक शहर खाली कर देंगे। रूसी फौज के यूक्रेनी इलाकों पर मिसाइल हमले। फायरबंदी ऐलान के बावजूद सूडान में कशीदगी बरकरार, सदारती महल और आर्मी हेडक्वार्टर के करीब शदीद लड़ाई, शहरी बुनियादी जरूरियात से महरूम। अमरीका ने खाना जंगी में मुलव्विस अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सबब बनने वाला सिस्टम मौजूद। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। बास मकामात पर ज्वालाबारी का भी इम्कान। चित्राल, दीर, एबटाबाद, मानसेरा, पेशावर, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी बादल बरसेंगे। Oh, it's in the air. Will this be a similar dismissal? Blundell getting under. चौथा वनडे मैच, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 335 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम की वनडे करियर की 18वीं सेंचुरी। आगा सलमान के 58 रन, मैच हिंड्री की 3 विकेटें। कीवीज की बैटिंग जारी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और बाबर आजम का एक और एजाज, वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। जनूबी अफ्रीका के हाशिम अमला का 101 इनिंग्स में कायम किया गया रिकॉर्ड बाबर आजम ने 97 इनिंग्स में तोड़ दिया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर से मुताल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए भारत को 5 अगस्त 2019 के यकतरफा इक़दामात वापस लेना होंगे। SCO वज़ीर खारजा इजलास के इख्तिताम पर न्यूज़ ब्रीफिंग में वज़ीर खारजा ने कहा कि आलमी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों के बरक्स मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक यकतरफा इक़दामात ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है। कि पाकिस्तान का जहाँ तक बायलैटरल रिलेशंस के मुतालिक पॉलिसी है या कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी में जो हमारा पोजीशन है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुआ है, मगर उसके साथ साथ जहाँ तक SCO का कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ मल्टीलैटरल फॉरम्स है, उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब लंदन में दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम और वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने नए बादशाह की ताजपोशी के सिलसिले में 2 रोज़ा तक़रीबात के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर दोनों बरतानवी शख्सियात को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में बरतानिया की फराख दिलाना मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग के लिए मुश्तरका कमीशन के क़याम की भी तजवीज़ दी। शाह चार्ल्स सोएम और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी तारीफ की। शाह चार्ल्स की ताजपोशी के मौके पर दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं का सरबराह इजलास लंदन में हुआ। नौजवानों की सलाहियतों को बरूएकार लाने के मौजू पर होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिरकत की। तफसील शाहरुख शकील की रिपोर्ट में देखिए। 56 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल दौलत मुश्तरका की तंजीम अमन व इस्तेहकाम, तरक्की व खुशहाली और जमहूरियत के फरोग के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से इस तंजीम का रुकन है। मालब्रो हाउस में होने वाले दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में आलमी रहनुमाओं ने रुकन मुल्कों में अमन व तरक्की, बिलखुसूस नौजवानों की सलाहियतों से इस्तेफादा करने के हवाले से बातचीत की। दुनिया की 2.5 अरब आबादी दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों में बसती है और इसका 60% नौजवान आबादी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की 60%
आबादी भी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हुकूमत इन नौजवानों की तालीम, सेहत और अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भी विजन है कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने और पायदार तरक्की के लिए हमें डिजिटलाइजेशन को अपनाना होगा। बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स सोएम ने दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के एजाज में इस्तकबालिया दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तकबालिये में शिरकत की। दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों के रहनुमा और शाही खानदान के अफराद भी इस्तकबालिये में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, शाह चार्ल्स सोएम और उनकी अहलिया मलका कंसोर्ट कमेला की होने वाली ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बड़ी ताकतों के किरदार अदा करने से वसीतर ताउन, इलाकाई यकजहती और इक्तसादी मौक़े की राह हमवार करते हुए अमन की सलाहियत को बरोएकार ला सकते हैं। हमें शंघाई ताउन तंजीम में इन आलमी तौर पर तस्लीम शुदा असूलों के एहतराम को यकीनी बनाना चाहिए। ये बात वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के शहर गोवा में SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल से खिताब में कही। तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान तंजीम के मौजूदा मुश्तरका तरक्की के असूलों पर पुख्ता यकीन रखता है। इस मकसद के लिए इलाकाई और इक्तसादी रवाबित जरूरी हैं। CPEC वस्त एशियाई रियासतों को राहदारी तिजारत के लिए बेहतरीन मौके फराहम करता है। वज़ीर ख़ारिजा ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के भरपूर किरदार के अज़म का इयादा किया। SCO has emerged as a platform for promoting mutual understanding, security and development through constructive and mutually beneficial cooperation. Poverty still plagues this region. We can only overcome this challenge through common efforts and by learning from each other's experience. We recently faced the greatest climate catastrophe we have ever witnessed. I ask you to imagine what it would mean for your people if a disaster of this scale were to proportionately affect your country. The collective security of our peoples is our joint responsibility. Terrorism continues to threaten global security. अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी अबूरी अफ़गान हुकूमत के साथ बामानी बातचीत करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान बड़ी ताकतों के लिए मैदान जंग बनता रहा है। हमें माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो पोजीशन है, वो हम जो मुकदमा है वो दुनिया के सामने या मेंबर स्टेट्स के सामने रखे। उस लिहाज से मेरे ख़्याल में हमारा दौरा काफ़ी कामयाब था। जहाँ तक बायलैटरल इश्यूज़ है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उन पे तो हमारा मौक़िफ़, असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। मगर मल्टीलैटरली SCO का फॉर्मेट के लिहाज से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से काफ़ी कामयाब ही रहा है। और जबकि हम पे पाबंदी है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या इख्तलाफात हैं उनको नहीं उठा सकते हैं उस तरीके से, मगर डिप्लोमेटिकली और उस दायरा में रह के हमने हर वो पॉइंट उस तरीके से नहीं उठाया, मगर साथ साथ उठाया भी से जो हमने समझा ज़रूरी है। मसलन जहाँ तक यूनिलैटरल एक्शन जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करता है, उसका हमने मज़म्मत किया। वहाँ हमने अपना स्टेटमेंट में पॉइंट आउट किया कि ये तो यूनिलैटरली भी जो यूनिलैटरल एक्शन था एक तरफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स का ख़िलाफ़ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ का ख़िलाफ़ वर्जी है और SCO के ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ है। जहाँ तक दहशत गर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल ख़ास तौर पे भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दें। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं और कोई पाकिस्तानी नज़र आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की गई और मेरा ख़्याल में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके बेटा उनके सामने बैठता है तो जितना वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करे वो उतना ही काफ़ी होता है उनको इस टॉपिक पे इस लिहाज से जवाब देने का। मैं तो हैरान हुआ, इसलिए आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम तो
प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हमारा जो हिंदू पाकिस्तानी कैंडिडेट्स है वो जनरल इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ के सूबाई मेंबर्स भी बनते हैं, सूबाई वज़ीर बनते हैं, नेशनल असेंबली के लिए भी लड़ते हैं, तो वहाँ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाता है। मैं हैरान हुआ, मुझे पता चला कि पूरा बीजेपी, पूरा भारत जहाँ दुनिया भर का सबसे बड़ा मुसलमानों का अक़लियत का पॉपुलेशन है, और बीजेपी की तरफ से ना उनका अपर हाउस में और ना उनका लोअर हाउस में एक मुसलमान है। तो मैं ये चीज़ देख के हैरान भी हुआ, खुश हुआ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं भारत का मीडिया से भी गुफ्तगू करें। इसलिए अगर हम जो भी आपका ख्याल होगा आरएसएस के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, बीजेपी के बारे में, आपने अपना कम्युनिकेशन भारत के अवाम के साथ रखना है। तो मेरा ख्याल में भारत के मीडिया के साथ इंगेज करना, हमें ये भी मौका मिला कि वो झूठ जो प्रोपेगेंडा भारत के अवाम को खिलाया जाता है उसको भी एड्रेस करने का मौका मिला। तो ओवरऑल उस लिहाज से, मल्टीलैटरल के लिहाज से, एससीओ का लिहाज से, अपना मकसद, अपना मौक़िफ़ सामने रखने के लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो उम्मीद रखे बैठे थे कि बायलैटरल रिलेशंस में कोई बेहतरी इससे आए, मगर ना हमारा जाना का मकसद ये था। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में इंगेज नहीं कर सकते। और यही वजह था कि मैंने किसी मौके पे भी ना उनका वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से मुलाकात का दरख्वास्त किया था, मगर मैंने जो भी बाकी सारे एससीओ मेंबर्स हैं उन सब के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स किया। और आज मैं आपके पास हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ जहाँ अफ़गानिस्तान का इंटरिम वज़ीर ख़ारजा, चीन का वज़ीर ख़ारजा इंशाअल्लाह ताला मौजूद होंगे। हमारा बायलैटरल मीटिंग्स होंगे और हमारा ट्राइलैटरल मीटिंग्स होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये मीटिंग फॉरेन अफेयर्स और वज़ीर ख़ारजा के विज़िट के बारे में है, तो इस पर पहले जिनसे सवाल पूछूँ वही कीजिएगा। रफल साहब DW से ताल्लुक़ है उनका। लाहौर साहब, मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि आपका एक 2016 के बाद किसी फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा है भारत का, एक आपका एक सॉफ्ट इमेज वहाँ पर बना, एक स्टाइल भारत की तरफ से हॉस्टाइल रवैया रहा है, माजी में भी रहा है, इस मरतबा उस तरह देखने में नहीं आया। क्या मैसेज आप देकर आए हैं और क्या मैसेज आप लेकर आए? जहाँ तक क्या मैसेज देना था हमने भारत के अवाम के लिए, ये ना सिर्फ उनके अवाम के लिए लेकिन हमारे अवाम के लिए भी ये मैसेज है कि ख़ास तौर पे जो नया नस्ल है, जो नया जनरेशन है, हम चाहते हैं कि वी शुड नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज बाय हिस्ट्री। और ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीफ है कि अमन या पीस इज़ आवर डेस्टिनी for the people of the subcontinent, for the people of Pakistan and for the people of India. And of course, आज नहीं तो कल एक दिन ज़रूर आएगा जब हम वो डेस्टिनी हासिल करेंगे। जहाँ तक हमारा उसूली मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से, मेरा ख़्याल में मैंने फोर्सफुली भारत के सरज़मीन पे उनके मीडिया के थ्रू कश्मीर कॉज़ का एडवोकेसी किया। उनका तरफा जो बयानिया हमेशा उधर चलता रहता है, 11 साल बाद उनको उसका जो अलग जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनको मौका मिला कि वो भी सुना जाए। मेरा सवाल ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने आपके वहाँ से वापसी पर काफ़ी आपके जो स्टेटमेंट थे उसको तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है कि ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी से मुताल्लिक आपने वहाँ पर बात की थी, तो आप क्या कमेंट करेंगे कि आपका तो आप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका जो भारत का ये दौरा था और जो एससीओ में आपकी शिरकत थी, तो इस कमेंट पर आप क्या कहेंगे? एक तो जहाँ तक उनका कमेंट है वो तो उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या कमेंट देंगे। मैंने अपना स्टेटमेंट वहाँ दिया, मैंने वहाँ से प्रेस से भी बात किया, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है।
ان کی تنقید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی آپ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جھوٹا بیانیہ، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے بھارت میں، خاص طور پہ اس جماعت کی طرف سے جس جماعت کا نمائندگی ان کا وزیر خارجہ کرتا ہے. اور اس مت کو، اس پروپیگنڈا کو میرا جانے سے، میرا بات کرنے سے، اپنا موقف سامنے رکھنے سے اس بیانیہ کو ہم توڑتے ہیں. جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکے، وہ اپنے الیکشن جیت سکے. جب ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دہشت گرد ثابت کرے، تو جب بلاول بھٹو زرداری ان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، ان کا یہ جھوٹا بیانیہ، ان کا یہ پروپیگنڈا ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ ایک پرانا ایک سٹیل میرا خیال میں نہ صرف بھارت کے کانٹیکس میں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پہلے سے شاید چلتا تھا تھوڑا بہت کہ وہ دہشت گردی کا ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز کے ساتھ نتھی کر لیا، مگر آہستہ آہستہ اب یہ پرانا ہو گیا ہے. یہ ایسے نہیں چلتا ہے. پورا دنیا نے پہچانا ہے کہ پاکستان کا کیا قربانیاں ہیں، کس طریقے سے ہم ان دہشت گردوں سے لڑتے آ رہے ہیں، کیسے پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹمز ہے. کوئی اور ملک آپ جو ہمارے ساتھ اس SCO پہ تھے، ایوری ادر کنٹری، اگر آپ ان کے سارے ممالک کے جو دہشت گردی کے متاثرین ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان سارے ممالک کے آپ اکٹھا بھی ملا دیں، تب بھی پاکستان کے وکٹمز ان سے زیادہ ہے. جو دوسرا جھوٹ وہ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، انٹرنیشنل لاء کا کوئی اہمیت نہیں ہے، بائی لیٹرل اگریمنٹس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر وہ ایک دن اٹھ کے فیصلہ کر دے کہ وہ اپنا ہی کسی کاغذ پہ ایسے کشمیر پہ ایک سرکل مار کے کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، کو بات ختم. تو یہ چپکا ان سے یہ تپتے ہیں اس بات پہ کہ نہ پاکستان کے عوام بولتے ہیں، نہ کشمیر کے عوام بولتے ہیں، اور ان کا ناجائز اللیگل یونیلیٹرل ایکشن کی وجہ سے کشمیر کوز کو، کشمیریوں کو ایک نیا جان ملا ہے. تو یہ دونوں ایشوز کی وجہ سے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے، اس لیے کہ پاکستان کا نمائندہ ان پہ بات کرتے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کو، ان کا یک طرفہ جو ایک میسج ہے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے. تو پھر اس لیے شاید آپ کو بھارت کا وزیر خارجہ اتنا جذباتی لگ رہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں. پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں لیکن کسی بھی ملک نے آپ کے سر کی قیمت نہیں رکھی اور ہندوستان نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے. تو وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کا بیٹا خود کو کیسے محسوس کر رہا تھا جو کہ BJP نے آپ کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی؟ یہی جو حرکت ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں جو سر کی قیمت لگاتے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تنظیم ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہوتے ہیں؟ ان این آئیڈیل ورلڈ، ان اے ریسپانسبل ورلڈ، ان دی اولڈ انڈیا، اگر کسی اور ملک کا وزیر خارجہ پہ سر کے قیمت لگایا گیا ہوتا تو اس کا مذمت کیا جاتا، اس کے خلاف ٹرائل کیا جاتا، مگر ایسے تو آج کا بھارت میں نہیں ہوا. مگر جیسے آپ جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کے دھمکیاں ہوں یا اس قسم کے بھارت میں جس طریقے سے ہمارا سر پہ ایک قیمت لگایا گیا، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے کسی احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھارت کا وزیر خارجہ کے پریس کانفرنس کی وجہ سے ہم ڈر کے مارے ٹرپ کینسل کر لے، پاکستان سے کو یہ موقع ہی نہیں فراہم کرے کہ ہم اپنا مقدمہ بھارت میں جا کے، بھارت کے جو سرزمین ہے وہاں سے ہم پاکستان کا مقدمہ لڑے، تو میرا خیال میں وہ بہتر ہے. جتنے پلیٹ فارم سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو ہم کلین چٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے مخالف
पाकिस्तान को डिफाइन करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने आप को डिफाइन करना चाहिए। संजय साधवानी साहब एयरवाइन सर, आप आज वहाँ दौरा करके आए, जिसके बाद सीपेक जो आपका मंसूबा है बात को बड़ा उसमें तकलीफ है, और उसके वजीर खारजा कहते हैं कि चीन सीपेक के जरिए इंडिया की सालमियत और खुद मुख्तियारी पर बार बार उसकी खिलाफवर्जी कर रहा है। इस पर आपने कहा मेरा ख्याल में अगर वो हर जो मेंबर है ना SCO का, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, भारत, चाइना और पाकिस्तान, इनमें से हर मुल्क -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst, other than India, at the SCO, are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. ये पूरा regional integration की मकसद अगर चलता है तो सिर्फ तब चलता है जब CPEC चलता है, वरना सबके लिए मुश्किलात हैं। तो जब भी हम SCO पे जाते हैं, जिससे मैं मिलता हूँ वो ना सिर्फ CPEC की तारीफ़ करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कितना दिलचस्पी उनके यहाँ ये है कि वो ख़ास तौर पे वो सेंट्रल एशियन ममालिक कि वो इस CPEC का हिस्सा बने। सारा सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, उनका कोई एक्सेस नहीं है पोर्ट्स के लिए। ये रूस के लिए भी एक एक्सेस पॉइंट होगा, एक ट्रांजिट हब बढ़ेगा, तरक्की होगा। इस बात का शायद तकलीफ़ है, उनका सोवरेनिटी को कोई बात ही नहीं आता है इसमें। साकिब राजा साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका। बिलावल साहब, सवाल ये है कि अगर ये एक मल्टीलेटरल फोरम था और बायलैटरली हमारे कोई इससे बातचीत नहीं हो सकती, तो आपके ख्याल में मल्टीलेटरल सतह पर हमारी क्या कामयाबियां हम समेट कर आए हैं? सो जहाँ तक हमारा ये ख़ास तौर पे ये जो मल्टीलैटरल फोरम है, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो 2001 में बना था, मगर पाकिस्तान और भारत 2017 में इसके मेंबर्स बने, जहाँ इसमें सिक्योरिटी का भी एलिमेंट्स है, दूसरे एलिमेंट्स है। जो सबसे दिलचस्पी रखने वाले the element with the most potential is that of economic and regional integration. और उस लिहाज से हम सब मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि अगर हम economic integration होगा हमारा, तो सारे ममालिक की मुईशत के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। In the context of our own China-Pakistan economic corridor, but also as a result of the post-Ukraine war scenario, जहाँ सारे ममालिक अपने मईशत को diversify करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोरम का अहमियत जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर आज नहीं तो कल मेरा ख्याल में ये फोरम एक रीजनल पावर हाउस होगा। काजी आसिफ साहब, आज one question at a time। जहाँ तक ये नुक्ता है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, तो मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के हैसियत से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही आगे लेके जाना पड़ता है। और मैं इसको ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा कि हम क्यों कहते हैं कि इस हादसे के बाद, अगस्त 2019 के हादसे के बाद हम बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आपने बायलैटरल अरेंजमेंट करना भी है, आखिरकार एक नतीजा में जब वो पहुंचता है तो कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा जिसमें मैं भी साइन करूंगा, वो भी साइन करेंगे, ये बायलैटरल डॉक्यूमेंट होगा। अगर यूएन के कॉन्टेक्स्ट या चले SCO के कॉन्टेक्स्ट में हो ये डायलॉग, तो फिर इंटरनेशनल एक मल्टीलैटरल एक डॉक्यूमेंट होगा। अगस्त 5 का एक्शन से भारत ने एक फुकतान, एक गैप पैदा किया है, इसलिए वो ना सिर्फ इन एक्शन से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को वायलेट करते हैं, मगर हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको भी वायलेट करते हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है इंगेज करने से? अगर इंगेज करके हम आखिर किसी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, किसी नतीजे पे आ भी जाते हैं, तो इंडिया हैज शोड दैट दे विल यूनिलैटरली वायलेट, चाहे वो बायलैटरल एग्रीमेंट हो या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो। तो यही वजह है कि बहुत ही ज़रूरी है कि भारत अगस्त 4 के पोजीशन पे, 2019 की पोजीशन पे वापस जाएं,
تاکہ اس صورتحال میں ہم ایک گنجائش نکال سکتے ہیں کہ بات چیت ہو سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی، ڈائلاگ ہی وہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے جو سارے مسائل ہیں ان کے حل نکال سکتے ہیں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے عوام جو بھی سیاستدان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا چاہتے ہیں، اس خطے کے عوام ہمارا بارڈر کے دو طرف تو امن ہی چاہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کوشش ہوں گے کہ ہم اسی امن کی طرف بڑھتے رہیں. اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ کوئی بائی لیٹرل ایڈوانسمنٹ کے اس ٹرپ کا کانٹیکسٹ میں کوئی اس لیے امید نہیں تھا کہ ہم اس کام کے لیے وہاں جا نہیں رہے تھے. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جہاں تک بائی لیٹرل امپروومنٹس ہے یا حل ہے یا ایک راستہ ہے، دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز ناٹ آن دا ٹیبل وین وی ور گوئنگ ٹو انڈیا. جہاں تک ان کی رسپانس ہے، ان کا جو سٹانس ہے، وہ تو مذاق ہے. کہتا ہے کہ you can't be a victim of terror and sit with the perpetrators of terror. آپ مجھے بتائیں دورو چانجو صاحب، آپ مجھے جانتے ہو، اس ملک مجھے جانتا ہے، میں نے کیا ایک دفعہ اپنا سیاسی پوری تاریخ میں ایک دن کے لیے ایکسیڈنٹلی بھی کسی دہشت گرد کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ میں کیا کروں اگر ان میں اتنا نفرت عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی دہشت گرد کرانا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ ہم اپنے ملک میں بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں دہشت گردوں کے اپیزمنٹ کے خلاف جو مہم ہوتے ہیں اس میں ان میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اس لیے کہ ہم خود متاثر ہوئے ہیں، وکٹمز ہیں دہشت گردی کے. تو ہم اگر پاکستانی کوئی دہشت گردی کی واقعہ میں شہید ہو یا کوئی نقصان ہو تو ان کے لیے بھی ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں. اگر بھارت میں کوئی بھارت کا شہری بھی دہشت گردی کا شکار ہو جائے تو میں ان کے لیے بھی درد ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی پاکستانی، نہ کوئی بھارت کا شہری، نہ کوئی شہری دہشت گردی کا شکار ہو. مگر افسوس کے ساتھ کہ جب تک ہم اس ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے، جب تک ہم اس ایشو کو جیو پالیٹکس کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا میں، اس ریجن میں، اس کا حصہ بنیں گے، تو افسوس کے ساتھ ہمارے شہری دوسرے ممالک کے شہری مرتے رہیں گے. ہمیں اکراس ایک بائی پارٹیزن، ناٹ ہائپر پارٹیزن پولرائز جو ہمارا اس دور کا سort of سلسلہ ہے، مگر بائی پارٹیزن اپروچ اکراس دا جیو پولیٹیکل ڈیوائڈ دہشت گردی کے لیے رکھنا پڑے گا. ہم سب کو ایک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر ہم ڈیوائڈیڈ رہیں گے تو اس کا شکار ہوتے رہیں گے. وہ ہمارا پالیسی ہے. بالکل میرے خیال میں آگے اس کا حل نکلے گا. ایسا ہم ہمیشہ اس اسٹیٹ پہ نہیں رہیں گے. لیکن آپ بھی مانیں گے کہ میرے لیے مشکل ہوگا، میرا اپنا فورن آفس کو کنونس کرنے مشکل ہوگا کہ میں ان کو کہوں آپ جا کے کسی مالک کے ساتھ آپ بات چیت کریں، جب انہوں نے دکھایا ہے اپنے ایکشنز کے تھرو کہ وہ کسی بائی لیٹرل اگریمنٹ کا حصہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے، انٹرنیشنل لا کو رسپیکٹ نہیں کرتے، یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو اس صورتحال میں دی اونس از آن انڈیا
to create an environment conducive to talks. ऐसा तो नहीं है कि दहशतगर्दी शुरू हुआ 2019 में. पाकिस्तान, भारत भी दहशतगर्दी के शिकार काफ़ी देर से होते आ रहे हैं और इन दहशतगर्दों के हमले के बावजूद बातचीत भी हुआ है. अब हम दोनों ने ये फैसला करना है कि क्या हम इन दहशतगर्दों को, इन इंतहा पसंदों को, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान और भारत के अवाम की किस्मत के फैसले करने देंगे या हम खुद अपना मुस्तकबिल का रास्ता तय करेंगे. मेरा ख्याल में अगर it was up to the people of Pakistan and the people of India, they would be working towards peace. Last question, Akram Baloch, Capital. सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह इंडिया ने एक मुतनाज़ा इलाके पर कब्जा करके अगस्त 19 में और एक लकीर खींच दिया था भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को, और फिर इसके बाद आपका भी मौक़िफ़ वही है कि जब तक इंडिया ब्रेक नहीं होगा, इंडिया से बातचीत नहीं होगी. लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं दोनों ममालिक के अवाम, ख़ास तौर पर हम अपने मुल्क की बात करेंगे जहाँ भूख अफलास है, मुआशी तबाही है, माहौलियाती जो है ना तबाही है, जो सूरत-ए-हाल है, तो ये जो लकीर खींची गई है तो ये लकीर मुस्तकिल तौर पर कायम रहेगी और इसी तरह हम माहौलियाती जो तबाहकारी है उनका जो है ना सामना करते रहेंगे, भूख अफलास, बेरोज़गारी और सारी इसी चीज़ का जो है ना सामना करते रहेंगे, या आगे चलकर तो ये जो लकीर है इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे दूसरे जो मिसाइल हैं. एंड आई डोंट थिंक दैट इट कैन हैपन इन परपेचुइटी. कुछ जुल्म आखिरकार बढ़ता है फिर मिट जाता है. कब तक भारत इनकार करेगा कि यूनाइटेड नेशंस जिसका हम सब मेंबर हैं कि उनका कब तक, हाउ लॉन्ग कैन दे डिनाई इंटरनेशनल लॉ? How long can they deny United Nations Security Council resolutions? How long can they run away from a plebiscite in Kashmir? हमारा मौक़िफ़ क्या है कि कश्मीर के अवाम का फैसले करने दें. इनका मौक़िफ़ क्या है कि नहीं हम कब्ज़ा करके इधर बैठे रहे. तो मेरा ख्याल में कि the arc of history is long but ultimately it bends towards justice. और इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ का हल निकालेंगे. अगर हम ये फैसला पहले से करेंगे कि इनका शक्ल हमें नहीं पसंद, तो अब बातचीत तो अपनी जगह, हम अब मल्टीलैटरल पे भी नहीं जाएंगे, हम SCO पे भी नहीं जाएंगे, तो कल हम UN पे भी नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह पे भी नहीं जाएंगे. तो हमारे लिए हम दरवाजे बंद करते जा रहे हैं. तो जो मैं यहाँ जो मैंने ये फैसला किया भारत जाने का SCO के कॉन्टेक्स्ट में, मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये फैसला किया. लेकिन जाके हमने एक फुटप्रिंट छोड़ा है और मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोई और चल के उसी फुटप्रिंट पे चलते हुए इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं. सूडान तो जहाँ तक सूडान का पूरा क्राइसिस है उसमें मैं फ़ख्र करता हूँ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, हमारा फ़ॉरेन सेक्रेटरी, बाकी जो भी रिलेटिव लोग हैं, वो ईद पे चल रहा था ये पूरा. तो वो ईद पे नहीं किए और वो दफ्तर में रह के सारे ना सिर्फ उन ममालिक से लेकिन हमारे दोस्त ममालिक से, सऊदी से, चीन से, दूसरों से रब्ता किया और इतना अच्छा तरीके से कोऑर्डिनेट किया कि हमने 1050 पाकिस्तानी थे. आज रात 1 बजे आखिरी जहाज़ आ रहा है. जब वो पहुंचते हैं तो सारे जो पाकिस्तानी सूडान में फंसे हुए थे वो अपने घर वापस आएंगे. और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की क्राइसिस सिचुएशन में जहाँ हमारा वसाइल शायद दूसरे ममालिक से कम थे, हमारा ज़्यादा मेहनत की वजह से एक बड़ा कामयाबी हुआ है. और इंशाअल्लाह ताला हम उन सबको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान. थैंक यू एवरीबॉडी. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारा दौरा कामयाब रहा. जो निकात ज़रूरी थे वो हमने SCO इजलास में उठाए. हम नई नस्ल को अमन का पैगाम देकर आए हैं. कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ पर कोई तब्दीली नहीं आई. मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रुकन ममालिक के सामने भरपूर अंदाज में उजागर किया.
اور خبرنامے میں یہاں آپ کو بتائیں، پاکستان، چین، افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے وزیر خارجہ چینگ گونگ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ تفصیل یاسر حسین کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چین کے وزیر خارجہ چین گونگ اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اپنے دورے میں چین کے وزیر خارجہ چین گونگ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے چوتھے دور کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ اس سے پہلے پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا تیسرا دور جولائی 2021 میں چین کے شہر چینگدو میں ہوا تھا۔ چین اور پاکستان آزمودہ دوست ہیں۔ دونوں ملکوں نے ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین دوستی علاقائی امن و سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ دونوں ملک معیشت، تجارت، توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں ایک دوسرے سے قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سی پیک کے تحت مختلف شعبوں میں منصوبے دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کی علامت ہیں۔ پاکستان، چین، افغانستان سہ فریقی وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی کل اسلام آباد میں ہوگا۔ تینوں وزرائے خارجہ افغانستان کی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے دبئی کے سرمایہ کار اداروں کے نمائندوں پر مشتمل وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت جے پی مارگن کے عمران زیدی کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ مشکل معاشی صورتحال کے باوجود حکومت ملکی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر خزانہ انہوں نے ماضی میں IMF پروگرام کو کامیابی سے مکمل کیا ہے اور اتحادی حکومت موجودہ پروگرام کو مکمل کرنے اور تمام عالمی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عمران زیدی نے وزیر خزانہ کو ادارے کی کارکردگی اور دنیا بھر کے مختلف ممالک کو فراہم کی جانے والی اس کی مالیاتی خدمات سے متعلق آگاہ کیا۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ملک میں ایک ساتھ انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات میں مداخلت کرے گی، نہ ہی کوئی ہدایت جاری کرے گی۔ معاملے کی سماعت کے دوران 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے سے عدالت اس امتحان سے نکل سکتی ہے، تاہم امتحان مقرر ہوا تو دیں گے، پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عدالت صرف اپنا آئینی فرض ادا کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے آئین کے تحت اختیارات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل میں فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عدالت نے اسقط نوٹس لینا بند کر دیا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سیاسی معاملہ ہے جسے سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے حل کر سکتی ہیں۔ عدالت کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئین 90 روز میں انتخابات کے ساتھ شفافیت کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ مذاکرات میں ایک ہی روز انتخابات، یکساں مواقع کی فراہمی اور انتخابات کے نتائج تسلیم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ قومی اور 2 صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ مذاکرات کا عمل جاری رکھنے کے لیے مزید مہلت درکار ہے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے عدالت کو بتایا کہ انتخابات کے لیے ملک بھر میں نگراں حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں منتخب حکومتیں ہونے سے قومی اسمبلی کے انتخابات کی شفافیت متاثر ہوگی اور انتخابی نتائج متنازع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے قبل وفاقی بجٹ، IMF معاہدہ اور تجارتی پالیسی کی منظوری لازمی ہے، اس لیے بہترین ملکی اور قومی مفاد میں اپوزیشن سے مذاکرات کا عمل بحال کرنے کو تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھرپور کوشش کے باوجود مذاکرات میں حکومت کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آئی۔ عدالت نے سماعت مکمل کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے مناسب حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ سیاسی بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہی ہے، چاہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں جس کے نتائج سب تسلیم کریں۔ آپ نے اپنی حکومتیں خود توڑی، کسی نیک نیتی سے نہیں، اس لیے کہ بحران پیدا ہوگا، پریشر بلڈ ہوگا۔ بھائی اب بلوچستان کی اسمبلی کو اور سندھ کی اسمبلی کو کیسے ڈکٹیٹ کریں گے کہ چونکہ پنجاب اسمبلی توڑ دی گئی ہے اس لیے اب آپ بھی اپنی اسمبلیاں توڑیں؟ ہم یہ پنجاب پر الزام لگانے کی نہ اجازت دیں گے، نہ یہ میں قبول ہے۔ بیٹھنا چاہیے، مزید بات ہونی چاہیے، میرا خیال ہے راستہ نکل سکتا ہے۔ IMF کا معاہدہ نہیں ہوا، ہم نے تمام شرطیں بھی پوری کر دی ہیں، بجٹ سامنے آ رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے؟ یہ کوئی سال یا 6 ماہ کا ان کو پروگرام تو نہیں بتایا جا رہا؟ کیا وہ چند ہفتے صبر نہیں کر سکتے؟
इमरान खान 10 मई को अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हों। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने केस काबिल समाअत होने और अदालती दायराकार पर दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर की तोशाखाना केस में ये दूसरी समाअत थी। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इतराज उठाते हुए कहा कि सेशन अदालत तोशाखाना केस की बराह रास्त समाअत नहीं कर सकती और दरखास्त गुजार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से शिकायत दायर करने का कानूनी तरीका भी दुरुस्त नहीं। 4 घंटे तक तवील दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत की मर्जी है कि दायरा इख्तियार की दरखास्त को खारिज कर दे, हम दूसरी दरखास्त पर बहस कर लेंगे। हम केस का सामना करने आए हैं, हम पर एहसान न किया जाए। जज हुमायूं दिलावर ने काज लिस्ट पर तमाम केस डीलिस्ट करते हुए कहा, क्या ये काफी नहीं कि मुलजिम की अदम मौजूदगी में अदालत आपको सुन रही है? एक ही आर्डर में दोनों दरखास्तों का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद फरेज ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कवानीन के हवाले से कोई भी अदालती फैसला इस अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इलेक्शन कवानीन के तहत सेशन अदालत इस केस का ट्रायल कर सकती है। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस पर कार्रवाई की। इमरान खान ने जानबूझकर असासों की तफसीलात फराहम नहीं की। अदालत ने तकरीबन 7 घंटे की समाअत के बाद फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और कुछ ही देर में सुना दिया। तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के खिलाफ अदालत को 6 माह से जायद का अरसा लगा है फर्द जुर्म आयद करने में। अब देखना यह है कि यह केस कब तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ हत्या इज़्ज़त के मुकदमे में पेशरफ्त के हवाले से। एडिशनल सेशन जज लाहौर मोहम्मद इरफान बसरा ने इमरान खान का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने अदालती सवालनामा जमा करा दिया था। इमरान खान ने मुतय्यन कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक जवाब जमा नहीं कराया। बार बार मौका फराहम करने के बावजूद भी इमरान खान ने जवाब जमा नहीं कराया। 24 नवंबर 2022 के अदालती हुक्म के तहत इमरान खान हक़ दिफा पहले ही खो चुके हैं। हक़ दिफा खो देने के इस हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बताया कि वो पार्टी सरबराह और वज़ीर आज़म हैं, उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। इमरान खान की तरफ से अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए नई दरख्वास्त जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने रिटायर्ड जज शौकत सिद्दीकी के निजी टेलीविजन को इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश रचाने, वजारत उज़्मा से हटाने और सज़ा देने में साकिब निसार और उनका बेंच, नैब जज मोहम्मद बशीर, कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद मुलव्विस हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ होने वाले इस भयानक जुल्म पर कोई असखुद नोटिस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या इन लोगों से पूछा जाएगा कि नवाज शरीफ को सजा दिलवाना कौन सा कौमी मफाद था। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट सबसे बाइख्तियार इदारा है और इसके बनाए कवानीन को तब्दील या रद्द करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, मौलाना अली मोहम्मद अबू तुराब और प्रोफेसर सजाद कमर से मुलाकात में किया। इस मौके पर वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइन सियासतदानों ने इस मुल्क को दिया है और इस आइन पर पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। इमरान खान पहले सिलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया है। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने इस मौके पर कहा कि पीडीएम की कोशिशों से मुल्क तबाही के दहाने से वापस आया है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि मोदी के लिए दुआएं करने वाले बिलावल भुट्टो के दौरे पर हर्जा सराई कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन अपने अफ़ाल पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने ये बात वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। फ़हद अजीज से तफसील जानते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत नहीं शंघाई तावन तंजीम में शिरकत के लिए गए हैं। उन्होंने हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा ऐसे अंदाज में पेश किया है। बड़ा शोर हुआ कि जी ये हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था। जिस शख्स में ये हिम्मत और जुर्रत है कि जब मोदी ने कश्मीरियों के ऊपर वार किया, आलम के सामने खड़े होके मोदी को वाज़े तौर पे बुचर ऑफ गुजरात कहा, वो जाके खुशनुदी करेगा। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब से ये कलमदान संभाला है, उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ इमरानी हुकूमत जो है वो ताल्लुकात ख़राब कर गई थी, तातुल का शिकार कर गई थी, उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार किए। मोदी की हुकूमत आने की दुआएं करने वाले इमरान खान कि वो आए तो कश्मीर का मसला हल हो, आज हमें ताने दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को चीन से दूर करने की कोशिशों में मसरूफ है। आज भी पीटीआई पाकिस्तान मुखालिफ मखसूस एजेंडे के तहत काम कर रही है। आज भी
اگر وہاں پر انڈیا کے میڈیا ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی ترجمانی یہاں پر کون کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ آج اس ملک کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ڈی چوک پہ جو پہلے دھرنا دیا گیا تھا وہ چائنا کے صدر کے دورے کو سبوتاژ کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ آج 6 تاریخ کو پھر ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان، افغانستان اور چائنا کے درمیان، اس کو جو ہے سبوتاژ کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کرنے پر بلاول بھٹو کے خلاف پاکستان میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ مخالفین تنقید کرتے ہوئے اپنے الفاظ پر محتاط رہیں۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ مداخلت سے پاک شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ وابدہ ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ 68% عوامی مینڈیٹ رکھنے والی سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں، جن کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ ملک میں انتخابات بیک وقت ہوں۔ 4 سال 2018 سے 22 کے درمیان جو ایک غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت اس ملک پر مسلط تھی، وہ زہریلی میراث ہم نے ختم کر کے پاکستان میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں جو 2018 کا انتخاب تھا، اس میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے، وہ سلیکٹڈ انتخابات تھے۔ جیسے بھی وہ انتخابات تھے، ان انتخابات میں 68% ووٹ لینے والی جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہوں، صوبائی اسمبلی کے اور وفاق کے، یہ اس کولیشن کی جو ایک وسیع البنیاد حیثیت ہے اس کی وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر پارلیمان نے اپنی خود مختاری کا استعمال کیا ہے تو بہرحال کورٹ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تمام جو الیکشن کروانے کی جو کہ ذمہ داری آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، تو یہ ذمہ داری انہی کے حوالے کی جائے، تاریخوں کے حوالے سے بھی، تاکہ ہم اس بات کو ڈٹرمن کر سکیں کہ 2018 میں جو ایک انتہائی زہریلا اور ملک کو خراب کرنے والا تجربہ کیا گیا تھا، وہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بہرحال 2023 میں انشاءاللہ ایک ایسا انتخاب کروانا ہے جو کہ صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوگا، اور ہماری یہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ہماری معاونت کرے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر کی صدارت میں ٹرانسمیشن لائن منصوبے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ خرم دستگیر نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں 15 ارب روپے کی لاگت سے تھر مٹیاری ٹرانسمیشن لائن منصوبہ 2.5 ماہ کی مدت میں مکمل ہو چکا ہے، جبکہ رواں ماہ پولان جیونی ٹرانسمیشن لائن بھی مکمل ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ توانائی کے 2 میگا منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو سستی اور ماحول دوست بجلی میسر آئے گی۔ اور ناظرین، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع راجوری میں ایک دھماکے میں 5 بھارتی فوجی ہلاک اور 1 افسر سمیت متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب فوجی کیسری کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ضلع بھر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ بھارتی فوج نے علاقے میں وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ راجوری میں موبائل انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے، جبکہ ماہرین نے منی پور کے حالات سے ملکی اور عالمی میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے راجوری آپریشن کو بھارتی حکومت کی ایک چال قرار دیا۔ منی پور میں صورتحال بھارتی حکومت کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس وقت ایک کمزور ریاست کی تصویر پیش کر رہا ہے، جسے داخلی امن و امان کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے ممتاز سینئر حریت رہنما محمد اشرف صحرائی کو ان کی شہادت کی دوسری برسی پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے مقدس مشن کو ہر قیمت پر منطقے انجام تک پہنچانے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ محمد اشرف صحرائی 2021 میں آج کے دن جموں میں بھارتی پولیس کی حراست میں انتقال کر گئے تھے۔ تحریک حریت جموں کشمیر ڈیموکریٹک یوتھ فورم، اسلامی تنظیم آزادی اور پیر پنجال فریڈم موومنٹ نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے شہید قائد محمد اشرف صحرائی کی خدمات اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما محمود احمد ساغر، غلام محمد صفی اور محمد فاروق رحمانی اور دیگر مقررین نے تحریک حریت آزاد جموں کشمیر شاہ کے زیر اہتمام راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اشرف صحرائی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد اشرف صحرائی کے دوران حراست قتل نے نہ صرف بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کشمیریوں کی قربانیوں کی تاریخ کا ایک نیا باب بھی رقم کیا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की चंद अहम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मस्तोंग में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी बारिश का सिलसिला थम न सका। मुसलसल बारिशों से मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र PDMA और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वक़ार अहमद। मगरिब से बनने वाले सिस्टम के जेर असर बलूचिस्तान भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों और जालाबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। माहिरीन का कहना है कि बारिश का सबब बनने वाला एक और सिस्टम शुमाल मशरिक किस्म से सूबे में दाखिल होने से कोयटा, दालबंदीन, खुजदार, मस्तूंग, खानूजई, कानमेतरजई, किला सैफुल्ला, बशीन, मस्तूंग, कोहलू और सूबे के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जुमे के रोज भी जारी रहा। लोराई, दुक्की और मूसाखील में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। जाले या ओले गिरने से गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा है। महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बारखान में 34 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 रोज भी मौसम अबर आलूद रहने की पेशीन गोई है। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, योब, हरनाई, सिबी, बोलान, डेरा बुगटी और कोहलू में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, बालाई जनूबी पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई सिंध और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि मिट्टी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, छोड़ 40, शहीद बेनज़ीराबाद 40, फैसलाबाद 32, जबकि मुल्तान में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद में 30, लाहौर 33, कराची 35, पेशावर 31, जबकि कोयटा में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।